हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 24 नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक इम्पोर्टेंट कोट डिस्कस करते हैं, मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोग भी उसे लाइक कर रहे हो। ऐसा इसलिए बिकॉज ये सब जो कोट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारे लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है। हम जब भी इन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये हमें इन्फ्लुएंस करते। तो मैंने सोचा था कि क्यों न हम डेली बेसिस पे ये कोट लेकर आए, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करे, और जो आप तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटी से छोटी मदद ही क्यों ना हो, वो प्रोवाइड कर सके, जिसके तहत आप अपनी एनर्जी बनाए रख सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके, कंटिन्यू रख सके विथ फुल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन। सो आप लोग इसे बेहद ही पसंद कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एंड आज भी मैंने एक ऐसा ही कोट लेकर आया है, जो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। आपने लायन को देखा होगा, ये फियरलेस होते हैं। फियरलेस होते हैं तभी तो जंगल का राजा शेर कहलाता है। तो हम जब भी फियर के बवंडर में अपने आप को जब पाते हैं, तो अपने आप को कमजोर समझते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही हम इस फियर को जो हमारे अंदर आ जाती है, वो कभी ना कभी आते रहती है, और आती है तो सेल्फ डाउट भी लेकर आती है। तो जब ये फियर आपका खत्म हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि एक नई लहर और नई ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, और आप उस नई लहर और नई ऊर्जा के साथ आप अपने परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई कर देते हो। आपको ऐसा लगेगा कि धरती पर कोई समस्या ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप फियरलेस बन जाते हो, तो सारी चुनौतियां आपकी धराशायी हो जाती है, बिकॉज आप तैयार हो, जो भी आपका आउटकम होने वाला है, मैं तो 100% देने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब ऐसी बात आप मन में ठान लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन से आपके जीवन में बदलाव होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज ये डर ही है जो हमें वीक करता है, ये सेल्फ डाउट है जो हमें वीक करता है, और इसे समझ लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज ये जो सेल्फ डाउट, सेल्फ बिलीफ को डिस्ट्रॉय करने वाली फीचर्स है जो हमारा मन लेकर आती है, इनको एक बार समझ लेने से फिर आपको ये परेशान नहीं करती है। दैट्स व्हाई जब भी आपको कोई फियर आए, तो आप इस शेर के तस्वीर को याद करो, जो कहीं ना कहीं जंगल का राजा है, और वो राजा इसलिए बिकॉज फियरलेस है। बाकी सब स्पीसीज शेर से फेयर करते हैं, बट ये किसी से फेयर नहीं करता। दैट्स व्हाई वंस यू बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम्स लिमिटलेस। उसके बाद पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। माइंड आपका पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने लगेगा, हर डाउट का आंसर आपके पास मिलने लगेगा, आप खुद आंसर्स जनरेट करने लगोगे। सो फ्रेंड्स, सेल्फ डाउट अगर आती है, फिर भी आप मजबूती से उस सेल्फ डाउट को डिस्ट्रॉय करना एंड अपने आप में भरोसा रखना। बिकॉज मुझे विश्वास है, आपको खुद पर विश्वास है कि आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करोगे, आप अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा करोगे। सो फ्रेंड्स, आज के साथ, इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने डेली आर्टिकल्स को। 6 आर्टिकल डिस्कस करने हैं आज हमें, और सबसे पहला आर्टिकल जो काफी महत्वपूर्ण है, बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, वो डिसरप्टिव फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है। अब ये डिसरप्टिव फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, इसे हम डिस्कस करेंगे, बट लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 आपका डायरेक्ट टॉपिक से मैच करता है। वो आप देख सकते हैं, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। यहां पर आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 1, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इसरो नई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। कौन कौन सी नई
टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसरो फोकस कर रही है। तो सेल्फ ईटिंग रॉकेट से लेकर सेल्फ वेनिसिंग सैटेलाइट तक एंड फ्रॉम मेक इन स्पेस कंसेप्ट से लेकर क्वांटम कम्युनिकेशन एंड रडार्स के टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सपना देखा गया है इन टेक्नोलॉजी पर वर्क करने का, इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, वो डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो बॉडी है, फ्यूचरिस्टिक एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट विंग है, किसके अंतर्गत? इसरो हेडक्वार्टर के अंतर्गत यही आपका ये सपना देख रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल्फ ईटिंग रॉकेट एंड वेनिसिंग सैटेलाइट की, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ ईटिंग रॉकेट, यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी पर रॉकेट डेराइव किए जाएंगे जो अपने आप को सेल्फ ईट कर लेंगे। एंड जो सैटेलाइट का नाम वेनिसिंग सैटेलाइट आप देख रहे हो, ये ऐसे सैटेलाइट होंगे जब इनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वैनिश हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें सेल्फ ईटिंग रॉकेट एंड वेनिसिंग सैटेलाइट की, तो सेल्फ ईटिंग रॉकेट में बेसिकली आपका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो जो उसके पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स बेसिकली आसमान में जाते जाते टूट टूट कर गिरते हैं और अल्टीमेटली जो मेन सैटेलाइट उस रॉकेट के अंतर्गत इंसर्टेड होती है वो अपने ऑर्बिट पे पहुंच जाती है या फिर वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है। लेकिन रॉकेट का जो पार्ट्स है वो बेसिकली डेब्रिस बन जाता है, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये डेब्रिस बेसिकली ये आपका ओशियंस में आकर गिर जाती हैं और अल्टीमेटली आपका डेब्रिस क्रिएट करती हैं। तो बेसिकली सेल्फ ईटिंग रॉकेट में आपका क्या होगा कि ये सारे के सारे डेब्रिस जो है वो रॉकेट के इंजन के साथ साथ आप अपना डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे, ये आपका डेब्रिस एक्युमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसरो इज वर्किंग ऑन सेल्फ ईटिंग रॉकेट बेस्ड ऑन मटेरियल्स फॉर केजिंग ऑफ रॉकेट दैट कैन बर्न अप अलोंग विद द मोटर्स एट फाइनल स्टेज। तो वही मैंने आपको बताया, रॉकेट के अंदर जो मोटर बर्न करते रहते हैं, इंजन बर्न करते रहते हैं, उसके अलोंग ये जो रॉकेट्स के पार्ट्स हैं वो भी बर्न कर जाएंगे और अल्टीमेटली डेब्रिस क्रिएट नहीं होंगी, है ना। तो आप देख सकते हो हेल्पिंग इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सेल्फ वेनिसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की, तो सेल्फ वेनिसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि लेट्स से कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसमें हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि ये जो आपका सैटेलाइट होता है उसका एक लिमिटेड टर्म होता है, लिमिटेड टेन्यूर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जब इसका टेन्यूर खत्म हो जाता है, इसका पीरियड खत्म हो जाता है, तब तो ये डेब्रिस ही बन जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्पेस डेब्रिस स्पेस में एक्युमुलेट होने लगती है। तो फिर अगर कोई न्यू सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट जो एक्टिव है उससे टकराने की संभावनाएं बन जाती है। दैट्स व्हाई ये जो आपका सेल्फ वेनिसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगा, इसके तहत जो भी स्पेसक्राफ्ट जिनका काम खत्म हो गया है, जिनका लाइफ टाइम फुल हो गया है, उसे किल किया जा सकता है, उसके वेनिस किया जा सकता है वाया एक किल बटन, है ना। तो फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेशन में फैसिलिटी दी गई होगी किल बटन की, तो उसको प्रेस करने के बाद ये जो सैटेलाइट है वो वेनिस हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली वो बर्न अप हो जाएगा। तो बर्न अप होने के बाद क्या होगा कि कोई डेब्रिस नहीं बचेगी। तो बेसिकली अगर हम स्पेस डेब्रिस की बात करें तो स्पेस डेब्रिस आपको पता है, जैसे आप कचरे देखते हो, कचरे आप अर्थ सरफेस पर देखते हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक कोई भी कचरा, उसी प्रकार से स्पेस में भी कचरा एक्युमुलेट हो जाता है बिकॉज बहुत सारे मात्रा में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो स्पेस डेब्रिस का मतलब ये हुआ स्पेस कचरा, एंड इट कैन बी द लेफ्ट ओवर ऑफ एनी सैटेलाइट, एनी मशीन्स, एनी डेब्रिस जो ह्यूमंस ने बेसिकली छोड़े हैं स्पेस में, मुख्यतः अर्थ के ऑर्बिट में। और इसमें आपका डेड सैटेलाइट हो सकता है, फ्रैगमेंट ऑफ रॉकेट बॉडी यानी कि जो रॉकेट के पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, उनके फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, एंड स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है। और आप देख सकते हो करंटली लगभग 20,000 ऑब्जेक्ट्स, है ना, 20,000 ऑब्जेक्ट जिसमें सैटेलाइट शामिल है, स्पेस डेब्रिस शामिल है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में अपना घर बनाए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि
काफी भारी मात्रा में स्पेस डेब्रिस एक्युमुलेट होती जा रही है लो अर्थ ऑर्बिट में, जो खतरे का विषय है। तो क्या कंसर्न है, अगर ये स्पेस डेब्रिस ज्यादा ज्यादा एक्युमुलेट होने लगेगी तो क्या होगा? तो बेसिकली जो एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, स्पेसक्राफ्ट है जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, अगर ये इन स्पेस डेब्रिस से टकरा जाएंगी तो वो एक्टिव सैटेलाइट अपना फंक्शन करना बंद कर देगी। ठीक है, पोटेंशियल कोलिजन हो सकता है स्पेस स्टेशन में। फॉर एग्जांपल यूरोपियन स्पेस स्टेशन, वो आपका लो अर्थ ऑर्बिट में ही है, अगर वो टकरा जाएगा स्पेस डेब्रिस के साथ तो आप समझ सकते हो कुछ नुकसान हो सकती है। वहां पर जो लोग गए हैं उनका भी नुकसान हो सकता है। एंड अर्थ ऑर्बिट हो सकता है कि वो इम्पैसेबल हो जाए अगर कॉलिजन जो है, कॉलिजन रिस्क जो है वो ग्रो होने लगेगी। तो इम्पैसेबल का मतलब ये हुआ कि नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपका जो डेब्रिस है वो भारी संख्या में बढ़ते जा रही है, तो टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपने केसलर सिंड्रोम का नाम सुना होगा। केसलर सिंड्रोम, ये याद रखना कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली क्या होगा कि लेट्स से इसको समझने के लिए एक सपना देखते हैं। एक तो बेसिकली अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट है, उसी प्रकार से आप कंपैरिजन करो कि आपका एक रोड है और रोड में बहुत सारे जो कार है वो चल रहे हैं, बहुत सारे, मतलब जो रोड की पोटेंशियल उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वहां पर ऑपरेट हो रहा है। तो क्या होगा कि अगर कोई कार रुक जाती है या फिर ठोकर मार देती है तो इसके कारण क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट, इसने इसको ठोकर मार दिया तो इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो आप देख सकते हो चेन ऑफ ठोकर मारिंग इवेंट हो जाएगा, है ना। तो केसलर सिंड्रोम स्पेस में घटता है, यानी कि जो सैटेलाइट है या फिर जो डेब्रिस है अगर वो ज्यादा एक्युमुलेट होने लगे तो एक डेब्रिस दूसरे डेब्रिस को टक्कर मारे, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे का, चौथा पांचवे को, तो ऐसे में चेन इवेंट होने लगेगा। इसी को हम कहते हैं केसलर सिंड्रोम, है ना। तो आप देख सकते हो देयर इज टू मच स्पेस जंक इन ऑर्बिट, इट कैन रिजल्ट इन चेन रिएक्शन, जहां पर मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे एंड नया स्पेस जंक क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद अर्थ का जो ऑर्बिट है कहीं ना कहीं यूज होने के पोटेंशियल को खो देगी। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिटेल से डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। नीति आयोग लॉन्चेज फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-2022। तो बेसिकली नीति आयोग आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर बनाई गई, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन की ही तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कोई आपका स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। एंड ये बेसिकली थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को सजेशंस एंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते रहती है, ये आप पढ़े होंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग ने फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 लॉन्च किया है। तो हम इस अर्बन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो आर्टिकल नंबर 2 आप देख सकते हो, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एसडीजी गोल्स, दैट्स व्हाई इसमें आ जाती हैं। लेकिन हाँ, मल्टीपल इंटरेक्शन हो सकता है इस टॉपिक का, बिकॉज इसको आप जो अर्बन एरियाज के चैलेंजेज है उससे भी डील कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी पॉइंट आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो नीति आयोग है विद द हेल्प ऑफ इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन, इन्होंने एसडीजी अर्बन इंडेक्स रिलीज किया है। एंड अगर हम बात करें एसडीजी अर्बन इंडेक्स की, तो ये एनुअली एक्सरसाइज की जाती है। एक्सरसाइज मतलब एनुअली लेवल पर इसको तैयार किया जाता है, और ये भारत में एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं, वो भारत में उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए प्रिंसिपल टूल कह सकते हो, बोथ एट नेशनल लेवल एंड सब नेशनल लेवल। एंड ये 56 अर्बन एरियाज को रैंक करता है 77 एसडीजी इंडिकेटर्स के टॉपिक पर अक्रॉस 46 टारगेट ऑफ द 15 एसडीजी इंडेक्स। तो याद रखना है आपको, ये जो आपका अर्बन इंडेक्स है, ये 18 टारगेट जो हमारे एसडीजी में, 17 गोल जो दिए गए हैं एसडीजी में,
टोटल को ये बेसिकली मॉनिटर या ट्रैक नहीं करता है, 15 एसडीजी को ये मॉनिटर या ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है। एंड अर्बन एरियाज को रैंक किए जाते हैं और उसको जो भी स्कोर मिलता है उसको 4 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया जाता है। एक तो एस्पिरेंट कैटेगरी जिसका स्कोर 0 से 49 आता है, परफॉर्मर कैटेगरी जिसका स्कोर 50 से 64 आता है, फ्रंट रनर जिसका स्कोर 65 से 99 आता है, एंड अचीवर जिसका स्कोर 100 आ जाता है। ठीक, तो अचीवर यानी कि जिसने जो अपना एसडीजी को compete करने के लिए जो परफॉर्मेंस है वो 100% दिया है, तो ये हो गया आपका अचीवर। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। तो अगर हम बात करें जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट की या डैशबोर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट चूंकि आपका रीजनल लेवल पर मॉनिटर करता है एसडीजी गोल को, तो ये हेल्प करता है इन रियलाइजिंग द लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स वो तो देश ने बेसिकली एग्री किए हैं, लेकिन ये जो आपका एसडीजी गोल्स जो ये इंडेक्स के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोकल लेवल पर परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं कि हाँ ये आपका फुलफिल करेगा या ना करेगा। बिकॉज लोकल लेवल आप पर अगर एसडीजी गोल फुलफिल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेशनल लेवल पर फुलफिल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यस इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। और जब भी हम किसी इश्यू को लोकल लेवल पर ले आते हैं तो आप मान के चलो कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और अच्छे तरीके से हो सकता है। एंड आप देख सकते हो अर्बनाइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में, तो ऐसे में हमें एसडीजी को मॉनिटर करना अर्बन एरियाज में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी पता चलेगा कि अर्बनाइजेशन आपका एसडीजी या फिर यूं कह सकते हो कि सस्टेनेबल है या नहीं है। बिकॉज सिर्फ अर्बनाइजेशन हो जाना डज नॉट मीन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। हमें सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करनी है जो तभी फुलफिल होगी जब हम इन एसडीजी गोल्स पर खरे उतरेंगे। ठीक है, एंड ये मदद कर सकती है इन असेसिंग द हाउ सिटीज ग्रो फंक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसेस। बिल्कुल सही, सिटीज के पास अपनी डाटा होगी कि वो कहां पर कमी है, कहां पर वो मजबूत है, उस हिसाब से वो अपने एक्शन को ले सकते हैं। तो साथ ही साथ वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू द चैलेंजेस द सिटी फेस, तो उसमें भी ये मदद कर सकता है। एंड ऑल्सो इट हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड गैप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज लेवल डाटा। बिकॉज सबसे चुनौती भरा जो स्थिति बनता है, आपको पता है डाटा की कमी। अब डाटा की कमी होने के कारण क्या होता है कि जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी। तो डेफिनेटली ये डाटा को और ज्यादा प्रोवाइड करता है, रियलिस्टिक डाटा देता है। जो भी डाटा के बीच गैप्स है उसको ये फिल अप करता है। एंड ऑल्सो हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड मॉनिटरिंग कितने लेवल पर चल रही है, रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, ये सब को एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, एंड हेल्प्स इन अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। बिकॉज डाटा इज द बेस्ट टूल अगर आपको किसी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन हाँ, डाटा कलेक्शन जो है वो रियलाइबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, तभी वो पॉलिसी सफल होंगी। ठीक है, एंड फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, क्या फाइंडिंग आया है, तो वही शिमला। ठीक है, इसने टॉप रैंक किया है, फॉलोड बाय कोयम्बतूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम एंड धनबाद का स्कोर सबसे लीस्ट रहा है। उसके बाद आपका मेरठ है, ईटानगर है। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस कर लिया। ऊपर आप देख सकते हो ये लोकलाइजेशन इम्पेरेटिव। तो ये जो लोकलाइजेशन इम्पेरेटिव का मतलब ये हुआ कि हमने एसडीजी गोल को फुलफिल करने के लिए लोकल लेवल पर उतर आए हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हमें निकल कर आ रही है, तो इससे हमें कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का स्कोप निकल कर आता है कि जो वेरियस स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई साहब मैं यहाँ पर वीक हूँ, मैं इस स्टेट से बेहतर कर सकता हूँ, तो compete भी करेंगे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो भी मजबूत होगा। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शोल्डर डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज
एंड जो हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करता है सब नेशनल लेवल पर यानी कि रीजनल लेवल पर, ठीक है। दूसरा लोकलाइज सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि एक छाता सबको तो फिट नहीं कर सकती, तो इसी को हम कहते हैं नो वन साइज फिट्स ऑल, एक साइज सबको फिट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल प्लान्स बनाओ, हर एरिया की, हर अर्बन एरियाज की अपनी चैलेंजेज है, अपनी पॉजिटिवनेस है। तो अब सोचेंगे कि एक कंसेप्ट या एक सॉल्यूशन सभी सिटीज के लिए लागू कर दिया जाए, तो ये नहीं होगा। कहीं बाढ़ आती है, कहीं ड्राउट आती है ना, कहीं फ्लड आती हैं, कहीं दूसरे चैलेंजेस है। तो दैट्स वाई लोकलाइज सॉल्यूशन जरूरी है अगर हमें एनवायरमेंटल गोल्स को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है तो। एंड इट फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब एक राज्य कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे मोटिवेट होकर हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना, उनकी अच्छी पॉलिसीज को अपनाएंगे, तो ये पीयर लर्निंग होगा, ठीक है। एंड इम्प्रूव्ड स्टेट कैपेसिटी, तो स्टेट कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज, है ना। तो सारे जो गवर्नमेंट के लेवल है, स्टेट लेवल कह सकते हो, उसके नीचे लोकल लेवल कह सकते हो, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने अपने क्षमताओं को बढ़ाओ, है ना। स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी एक एग्जांपल दी गई है, यानी कि डाटा कलेक्शन, डाटा मॉनिटरिंग अच्छे से करो। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, मैसूरू डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत साइन। तो मैसूरू डिक्लेरेशन साइन की गई है सर्विस डिलीवरी के टॉपिक पर। सर्विस डिलीवरी कहने का मतलब यह है कि आपको ये पता है पंचायत को जो गठित किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि जो सिटीजन्स हैं लोकल लेवल पर, उनको वहां की ही सरकार वो सुविधाएं प्रदान करे जो उनको जरूरत है, ठीक है। दैट्स व्हाई कंसेप्ट ऑफ पंचायत एज ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वो इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो अब उसी ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रदान करने के लिए, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए मैसूरू डिक्लेरेशन आया है। तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 3 है वो आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड मॉडल्स, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, तो ये आपका टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है इन्होंने डिक्लेरेशन इशू किया, दैट इज योर मैसूरू डिक्लेरेशन, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज द कोर ऑफ गवर्नेंस। की अगर गवर्नेंस की बात जब हम करते हैं तो वहां पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज आनी ही चाहिए, है ना, बिकॉज सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज मतलब क्या, सबसे पहली बात तो यही समझ लेते। तो ये डेडिकेटेड सर्विसेज होते हैं जिस पर जो गवर्नमेंट होती है वो फोकस करती है कि हम सर्विस डिलीवरी देंगे, लेकिन वो सर्विस डिलीवरी देंगे जो सिटीजन्स को रिक्वायर्ड हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई लोकल लेवल पर कोई इश्यू फेस कर रहे हैं, पानी की समस्या फेस कर रहे हैं, तो जो आपके लोकल से गवर्नमेंट है, पंचायत से, वो ये इंश्योर करे कि हाँ भाई साहब पानी की कमी होने के कारण इनको ये समस्याएं आ जाती है, इनको लाइवलीहुड में दिक्कत आती है। तो जब हम सिटीजन के आई से देखते हैं तब हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो टारगेट है उसे अचीव कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, यानी कि जो फोकस है गवर्नमेंट का उसको सिटीजन के नजरों से देखना है और उस आधार पर वो सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, सो दैट जो नीड्स है सिटीजन की वो पहले आए, रेदर कि ऑपरेशनल या फिर अदर इम्पेरेटिव जो गवर्नमेंट सिस्टम के नजर आते हैं टू डिलीवर द सर्विसेज। तो आपको समझ आ गई होगी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज यानी कि सर्विसेज डिलीवरी जो सिटीजन सेंट्रिक हो, जो सिटीजन के अनुसार हो, ठीक है, सिटीजन के नीड के अनुसार हो। एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ये याद रखना है जब भी गवर्नेंस का टॉपिक आएगा, पंचायती राज इश्यू आएगा या फिर कोई भी इश्यू आएगा, तो याद रखना है आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ये टर्म याद रखना है आपको, कहीं भी आपको मदद कर देगा, ठीक है। तो सिटीजन के एस्पिरेशन को ये फुलफिल करेगा।
एंड इसे डिस्कस करने के बाद आप देख सकते हो 16 राज्य ने मैसूरी डिक्लेरेशन को साइन किया है एंड प्रण लिया है कि हम कॉमन मिनिमम सर्विस डिलीवरी रोल आउट करेंगे पंचायत के माध्यम से पूरे देश में फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, लोकल लेवल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट का क्या स्टेप निकल कर आया है? मैसूरू डिक्लेरेशन। ये याद रखना आपको, ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आपको आंसर करने में मदद करेंगे। तो डिक्लेरेशन की बात करें तो बेसिकली मैसूरू डिक्लेरेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई साहब अब हमें इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को बनाने ही होंगे, प्रमोट करने ही होंगे टू द डिलीवरी फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, तो यानी कि जो हम सर्विसेज की डिलीवरी करते हैं, सर्विसेज की डिलीवरी का मतलब जो भी लोकल गवर्नमेंट की फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे पानी या फिर सैनिटेशन या फिर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन या फिर ये सब जो सर्विसेज डिलीवरी की जाएंगी उसको मोर इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल वे में। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? सबको कवर करे। ऐसा नहीं कि भाई साहब एक रीजन में पानी पहुंचा दिया, दूसरे रीजन में हमने उसको पानी से वंचित रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इंक्लूसिवली एंड अकाउंटेबल तो बनाना ही है। एंड टाइमली एंड क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। एक डाउट हमेशा नजर आता होगा कि जो सर्विस डिलीवरी होती है वो काफी ज्यादा टाइम लेती है, खासकर अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो। अगर आज हमने रिक्वेस्ट किया तो कोशिश किया जाए कि आज हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए या फिर विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम वो कंप्लीट हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए भी मैसूर डिक्लेरेशन में बात की गई है कि टाइमली एंड क्वालिटी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो। ठीक है, अब क्वालिटी से हमें याद आया, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि फॉर एग्जांपल ये जो आपने सुना होगा हैंडपंप है ना, सन्नी देओल वाला हैंडपंप बेसिकली है ना, हैंडपंप जो लगाए जाते हैं मिशन के तहत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ये हैंडपंप लगाती है। अभी क्या दिक्कत आती है कि जो डीपनिंग की जाती है और पाइप को जो सब सरफेस में डाला जाता है वो उतने लेवल पर नहीं डाला जाता है जितना उसे आना चाहिए, और इसके कारण क्या होता है कि वो जो वाटर है वो वाटर पॉल्यूटेड वाटर ही बाहर निकल कर आती है। मैंने अपने आंखों से ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर आपका क्वालिटी जो है वो आपका कंप्रोमाइज हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, इसी को कहेंगे हमें क्वालिटी भी डिलीवर करनी पड़ेगी। एंड ये जो अप्रोच है यानी कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, इसका क्या बेनिफिट होगा अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू अचीव एसेंशियल एफिशिएंसी गेन। तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी गवर्नमेंट की इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑनलाइन सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज ऑनलाइन सर्विसेज की जब हम बात करेंगे तो जो इंटरमीडिएरीज है उसका जो रेस्पॉन्स है वो खत्म हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, आपको अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने तो आजकल तो ऑनलाइन ऑफर किए जाते हैं लोकल लेवल पर। तो वही हो गया आपका कि ऑनलाइन सर्विसेज का यूजेज बढ़ाया जाए सो दैट फिजिकली हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े और जो सर्विसेज है वो हमें टाइमली मिल जाए। तो इसके कारण आपका सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो ई गवर्नेंस को भी प्रमोट करना है। अदरवाइज आप सोच सकते हो आपने कोई रिक्वेस्ट डालनी है तो आप फिजिकली जाओगे, अपने चप्पल घिसोगे और जो गाड़ी से जाओगे तो पॉल्यूशन होगा। तो ये सब जो समस्या है वो रिड्यूस होंगी। एंड टू इम्प्रूव द सिटीजन सेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो एक जो आपका धारणा बना हुआ है कि सेटिस्फाई नहीं होते सिटीजन गवर्नमेंट सर्विसेज से, तो वो आपका जो धारणा है वो टूटेगा। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो बेसिक एम है हमारा वो तो यही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेटली इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। और ये देख सकते हो आप ऐसे डायग्राम अपने मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसेस मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में सफलता दिलाती है। एसेस का मतलब वो इजीली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल भी हो। मोटिवेशन जो है वो सिटीजन्स को कि भाई साहब आप सर्विसेज को रिक्वेस्ट करो, आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। कॉन्फिडेंस मिले सिटीजन्स को कि आप ई सर्विसेज यूज करो, अवेयरनेस जनरेट करो, स्किल्स दो, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी बना के रखो, तभी आपका सिटीजन सेंट्रिक जो एम है वो फुलफिल हो सकेगी, गवर्नेंस का जो एम है वो इम्प्रूव हो सकेगा।
नेक्स्ट इज योर इंडिया टू रिलीज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अब आपने इसको न्यूज में सुना होगा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में, इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली क्या होता है, जो देश होते हैं जो पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि अपने अपने देश में पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, वो बना लेते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसका इस्तेमाल नॉर्मल टाइम्स में नहीं यूज किया जाता है ना। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, यहां से पेट्रोलियम तब निकाले जाते हैं जब ग्लोबल लेवल पर जो सप्लाई चेन है पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल की, वो डिसरप्ट हो गई हो या फिर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया हो, इंपोर्ट करना जो है महंगा पड़ रहा हो, तब जाके हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भारत में भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। तो अभी आप देख सकते हो इतनी ज्यादा प्राइस राइज हो गई है, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं लगभग 70 से ऊपर पर $70 से ऊपर आपका पर बैरल है। तो ऐसे में जो इंपोर्ट करना वो महंगा पड़ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपके ऑयल कंट्रीज है उन्होंने प्राइस को रिड्यूस करने की भी बात से इनकार कर दिया, अलोंग विथ उन्होंने सप्लाई बढ़ाने से भी इनकार कर दिया था। तो इसी के रेस्पॉन्स में भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से पेट्रोलियम को रिलीज करेगा, सो दैट जो हमारे देश की जो एनर्जी नीड है, पेट्रोलियम डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सके। तो होप आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में समझ गए होंगे। सिलेबस की तरफ सबसे पहली बात देखते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है, आर्टिकल नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी के सेक्टर में आपका ये कवर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया 5 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का रिलीज करेगा फ्रॉम इट्स इमरजेंसी स्टॉक पाइल। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बेसिकली इमरजेंसी स्टॉक पाइल ही होता है, अलोंग विथ यूएस, जापान एंड अदर इकोनॉमी, सो दैट जो ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए हैं वर्ल्ड ओवर में उसको कम किया जाए। ठीक है, तो लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, इन सबों ने भी इस पर सहमति जताई। तो अब बात करते हैं, जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ये सप्लाई जो है ऑयल की एक समय आपको ही पता है डिमांड लेवल से बहुत ज्यादा कम हो गई थी, है ना। अब जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, लॉकडाउन टूट रहे हैं, तो अब डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनको तो नुकसान हो गया था, है ना। तो अब इनको हायर डिविडेंड चाहिए, तो उसके लिए ये सप्लाई को आर्टिफिशियली एडजस्ट कर रहे हैं। इसके कारण आपका ये इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए जो कॉस्ट है काफी ज्यादा महंगा हो गया है। और इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि 85% जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल की वो इंपोर्ट से ही फुलफिल होती है। तो भारत पर तो और ज्यादा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। देख सकते हो एवरी ईयर इंडिया 2 to 6 मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। आप हमें बताओ आर्टिकल 2 to 6 जो संविधान का है वो किससे एसोसिएट है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की, तो मैंने आपको बताया इसको बनाने का मकसद यही होता है कि अगर एक्सटर्नल सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, यानी कि अगर इंपोर्ट कहना महंगा हो जाए, या फिर यूं कह सकते हो कि सप्लाई ही नहीं है ग्लोबल लेवल पर, तो ऐसे में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम लोग ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाते हैं, सो दैट नॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि ये पेट्रोलियम खरीदते हैं और इस रिजर्व में पुट कर देते हैं, सो दैट अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ से निकाल कर यूज किया जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होते हैं वो एडिशनल होते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरेज जो क्रूड ऑयल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है ऑयल कंपनीज के साथ, वो तो है ही है, लेकिन ये एडिशनल होते हैं सो दैट इन टाइम्स ऑफ नीड इसको निकाला जा सके और प्राइस में स्टेबिलिटी आ सके नेशनल लेवल पर। तो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर मौजूद है? तो ईस्टर्न और वेस्टर्न का दोनों में है। तो आप देख सकते हो
जो एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में है ना, पादुर कर्नाटका में है। तो मैंगलोर और पादुर दोनों कर्नाटका में ही है और आपका विशाखापट्टनम में है, और आने वाले भी हैं और सारे लोकेशन पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये साउथ इंडिया में ही क्यों ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाई जा रही है, तो इसका ज्योग्राफी से रिलेटेड कनेक्शन है। पहली बात तो ये कि ये जो साउथ इंडिया की फिजियोग्राफी आपने देखी होगी, जो रॉक स्ट्रक्चर देखा होगा, वो बेसिकली परमिएबल नहीं होता है, पत्थर होते हैं। तो इसके कारण अगर इसको स्टोर भी किया जाएगा तो आराम से वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एलुवियल सॉइल होती हैं, आपको ही पता है। तो अगर यहाँ पर बनाया जाएगा तो स्ट्रक्चर वीक हो जाएंगी और जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कोस्टल इलाके हैं तो आराम से यहाँ पर लाए जा सकते हैं और स्टोर करवाए जा सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉजिक यहाँ से निकल कर आते हैं, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स आप देख सकते हो, मैंने वैसे बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सो, हाँ, तो जो इंडिया का रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दोनों ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। और ये अंडरग्राउंड रॉक केव जो हमने आपको बताया वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिकॉज ये जो रॉक केवर्न्स होते हैं, गुफाएं जिसको आप कहते हो, सेफेस्ट मीन होते हैं जहां पर हम हाइड्रोकार्बन को स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन है इन स्टोरेज फैसिलिटीज की, वो मेंटेन की जाती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 रिलीज। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021 रिलीज कर दी गई है। और आर्टिकल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 आप यहाँ पर देख लो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम्स देयर स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो ये जो आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, आपको ही पता है, ये वर्ल्ड का लीडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट करता है ग्लोबल न्यूट्रिशन के ऊपर कि न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है ग्लोबल लेवल पर। और ये बेसिकली डाटा कलेक्ट किया जाता है वेरियस कंट्रीज से, और उसके बाद एवरी ईयर ये प्रोड्यूस करता है अपना रिपोर्ट, सो दैट क्या प्रोग्रेस हुए हैं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, क्या चुनौतियां हैं जो हमें हटानी है, उसके बारे में ये बताता है। की हाईलाइट की बात करें तो पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिन्होंने हेल्दी डाइट के रिकमेंडेशन को मीट किया हो, आप समझ सकते हो। यानी कि सभी लोग हेल्दी डाइट्स के क्षेत्र में, या फिर सभी रीजन कह सकते हैं हेल्दी डाइट्स के क्षेत्र में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो नो रीजन मीट द रिकमेंडेशन ऑफ हेल्दी डाइट, पहली बात तो ये। तो इसके कारण क्या होगा, बीमारियां, है कि नहीं। तो बीमारियां तो फिर इलाज के लिए कोष चाहिए, एंड फिर वो आपका जो गरीब परिवार होते हैं उनके लाइवलीहुड पर असर करेगा, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, ये भी बढ़ती जा रही है। यानी कि जो माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की जो कॉस्ट है, जो पैसे लगते हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इकोनॉमिक गेन्स की जो सोसाइटी को हुई है आफ्टर इन्वेस्टिंग इन न्यूट्रिशन, तो बाय 2030 ये 5.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बेनिफिट पहुंचा सकती है। समझ में आया। तो अगर हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, बिकॉज बीमारियां कम होंगी तो लोग हेल्दी होंगे, तो लोग अच्छे से वर्क करेंगे, प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी सब अच्छी होगी। दैट्स वाई ये बातें कही जा रही है। न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, तो ये जो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ है ये ग्लोबल एफर्ट है, वैश्विक लेवल पर कोशिश है जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाती है, सो दैट जो पुअर डाइट्स की समस्या है, माल न्यूट्रिशन की समस्या है, उसको टेकल किया जा सके एंड डिसीजन मेकर्स को मदद की जा सके इन दिस फील्ड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। अब इंडिया का स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है, इंडिया को लेकर क्या स्पेसिफिक फाइंडिंग आई है, तो एनीमिया आपको पता है खून की कमी के कारण होता है। तो भारत ने एनीमिया के इश्यू पर कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। आप देख सकते हो भारत में मोस्टली जो वोमेन होती है वो एनीमिया से पीड़ित होती है। 53% इंडियन वोमेन अभी फिलहाल एनेमिक है, एंड
चाइल्डहुड वेस्टिंग की जो समस्या है आप देख सकते हो 17.3% जो चिल्ड्रन है अंडर द 5 इयर्स ऑफ एज या चाइल्ड वेस्टिंग से प्रभावित है। आप हमें बताओ चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग में क्या अंतर है, ठीक है। एंड फिर एक पॉजिटिव बातें कही गई है कि जब हम बात करते हैं स्टंटिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की एंड ओवरवेट चिल्ड्रन को डील करने की, तो इंडिया राइट ट्रैक पर है ना। तो स्टंटिंग के केसेस को खत्म करने की बात हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने की बात हो, ओवरवेट चिल्ड्रन को बेसिकली इश्यू को खत्म करने की बात हो, तो फिर इंडिया ट्रैक पर है। और अगर हम बात करें स्टंटिंग के प्रेवलेंस की, तो आप देख सकते हो 34.7% जो चिल्ड्रन है अंडर द 5 इयर्स ऑफ एज वो फिलहाल स्टंटिंग से पीड़ित है। और जब हम बात करते हैं स्टंटिंग की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज के अनुसार जो उसकी या जो बच्चे की हाइट होनी चाहिए वो हाइट न होना, जिसको आप बौने कहते हो, नाटे कहते हो, ये स्टंटिंग ही है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया, तो आप देख सकते हो स्टंटिंग की भी केसेस भारत में ज्यादा है, लेकिन स्टंटिंग को समाप्त करने के लिए भारत राइट ट्रैक पर है, ये भी बातें कही गई है। एंड जो ओवरवेट चिल्ड्रन का प्रेवलेंस है अंडर 5, वो देख सकते हो 1.6% है। और इंडिया ने कहीं ना कहीं लिमिटेड प्रोग्रेस दिखाया है, लिमिटेड प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेस भी उतनी अच्छी नहीं हुई है टुवर्ड्स अचीविंग द डाटा रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टारगेट्स। तो हेल्थ के क्षेत्र में काफी ज्यादा भारत दिक्कतों का सामना कर रहा है। और एक तो ये भी बात है कि जो फंडिंग है हेल्थ सेक्टर में वो काफी ज्यादा कम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, और सर्विस डिलीवरी पर भी इश्यू कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे याद रखना जो हेल्थ सेक्टर को प्रभावित करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना ने पहली बार एक्नॉलेज किया है, माना है इंडिया के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को। तो ये चाइना हमेशा से एशिया पैसिफिक कहता था, अब चाइना ने इंडो पैसिफिक टर्म को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है, ये बातें निकल कर आई है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम सिलेबस पर मूव करते हैं। देख सकते हो आर्टिकल नंबर 6, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो इसमें आपका ये कवर होगा। तो देख सकते हो अभी फिलहाल 30th एनिवर्सरी ऑफ आसियान चाइना डायलॉग रिलेशन बेसिकली सेलिब्रेट की गई थी। तो चाइना ने उसी दौरान पहली बार एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया इंडो पैसिफिक कंसेप्ट को। अदरवाइज चाइना इंडो पैसिफिक के बदले एशिया पैसिफिक रिफर करता था, एंड साथ ही साथ कोई भी इंगेजमेंट जो इंडो पैसिफिक टर्म के अंतर्गत वो नहीं किया करता था। एंड फर्दर चाइना ने इंडिया का जो IPOI इनिशिएटिव है उसको भी रिकॉग्नाइज किया, जो हमने अभी डिस्कस किया, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, इसको भी रिकॉग्नाइज किया। साथ ही साथ कॉपरेशन बढ़ाने की बात करी कि क्यों ना हम कॉपरेशन बढ़ाते हैं मिल बैठकर बिटवीन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। तो कहने का मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक के ऊपर कॉपरेशन बढ़ाने की बात चाइना कर रहा है अब। तो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चाइना की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है। एंड अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव की, तो ये इंडिया के ही द्वारा लॉन्च की गई थी। ईस्ट एशिया समिट जब नवंबर 2019 में हुए थे, जो ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो देश हैं जो एक साथ आएंगे वो एक साथ वर्क करेंगे फॉर कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन टू द कॉमन चैलेंजेस जो इंडो पैसिफिक में आ रही हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज इंडो पैसिफिक को डिफरेंटली लेते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर आइडियाज है वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन का है कि जो आपका इंडो पैसिफिक हो वो फ्री हो, ओपन हो, एसेसिबल हो, ठीक है। जैसे आपका जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक आइडिया है वो आपका 2016 में आया। और जो इंडिया का IPOI इनिशिएटिव का जो पिलर है, किन किन पॉलिसीज पर
कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा अंडर द इनिशिएटिव ऑफ IPOI। तो पहली बात तो मेरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में, मेरीटाइम इकोलॉजी एंड मेरीटाइम रिसोर्सेज के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के फील्ड में, मेरीटाइम कनेक्टिविटी के फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में कोऑपरेशन होगा। ठीक है, और ये जो IPOI है ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो इंडिया की प्लूलेटरल अप्रोच ऑफ एंगेजमेंट है, यानी कि मोर देन वन नेशन इंगेज करे ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन टू फुलफिल दीज एस्पिरेशन। ठीक है, एंड फोकस नॉट ओनली ऑन आसियन सेंट्रलिटी बट ऑल्सो ऑन इंडो पैसिफिक कनेक्टिविटी along with sustainable infrastructure and economic cooperation, जिसके तहत आपका रीजनल इंटीग्रेशन भी होगा। तो ये हमने 6 के 6 आर्टिकल डिस्कस किए। हो फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।